हेलो एवरीवन। आज मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिक रही है वो है स्ट्रैटेजी। इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। पर सच बताऊं, मैक्सिमम लोग स्ट्रैटेजी की वजह से ही लॉस करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अप्रोच की जिसमें ना चार्ट देखना है, ना इंडिकेटर, ना एंट्री एग्जिट का स्ट्रेस। सिर्फ एक सवाल, क्या बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा? हर अच्छा स्टॉक एसआईपी के लायक नहीं होता है और हर एसआईपी स्टॉक परफेक्ट एंट्री नहीं मांगता है। इजी लैंग्वेज में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक किसको कहते हैं? जो प्रेडिक्टेबल बिजनेस हो, स्टेबल डिमांड हो, प्राइसिंग पावर हो, क्लीन बैलेंस शीट हो और रिपीटेड कस्टमर्स हो। अगर बिजनेस प्रेडिक्टेबल है तो अर्निंग भी प्रेडिक्टेबल होती है, और जब अर्निंग प्रेडिक्टेबल होती है तो एसआईपी का रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एसआईपी अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन है। अब हमें थोड़ा माइंडसेट के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि बिगिनर माइंडसेट कैसा होता है और इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होता है। वो दोनों प्राइस और बिजनेस को कैसे देखते हैं। तो जो बिगिनर माइंडसेट होता है वो ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक गिर गया तो भी लॉस चल रहा है, एंट्री गलत हो गई। एक बार एंट्री लेने के बाद अगर मार्केट उल्टी दिशा में चला जाए तो उनको ये सारे थॉट्स आते हैं। जबकि इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होता है कि बिजनेस चीप हो रहा है, सेम पैसे में ज़्यादा ओनरशिप मुझे मिल रही है। सो स्टॉक प्राइस एक वोटिंग मशीन है शॉर्ट टर्म में और वेइंग मशीन है लॉन्ग टर्म में। जो एसआईपी इन्वेस्टर्स होते हैं वो डेली वोटिंग से डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर आप प्राइस देख के टेंशन ले रहे हो तो फिर एसआईपी आपके लिए नहीं है। अब विदाउट स्ट्रैटेजी हमें एसआईपी करनी हो तो उसके लिए कुछ फ्रेमवर्क हमें चाहिए, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे तो फिर एसआईपी को फॉलो करना आसान हो जाएगा। इसके लिए कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1 इज़ 1 स्टॉक 1 एसआईपी। अगर आपने 5 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग 5 एसआईपी चालू करनी चाहिए। ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हमें नहीं करना है। रूल नंबर 2, फिक्स्ड मनी फिक्स्ड डेट। इससे इमोशन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। रूल नंबर 3, नो पॉज ऑन करेक्शन। जब भी करेक्शन आएगा तो उसे हमें एक अपॉर्चुनिटी समझना है, उसे डरना नहीं है। रूल नंबर 4, रिव्यू ईयरली नॉट मंथली। एसआईपी स्ट्रैटेजी नहीं होती है, एसआईपी एक डिसिप्लिन होता है। आप एसआईपी में मार्केट को फॉलो नहीं करते हो, मार्केट आपको फॉलो करना है। अगर आपने किसी भी स्टॉक में एसआईपी स्टार्ट की है तो आपको उसको फिर रोज़ रोज़ ओपन करके या तो वीकली वीकली ओपन करके, मंथली ओपन करके नहीं देखना है। आपको ईयरली उसको मॉनिटर करना चाहिए कि वो कैसे परफॉर्म कर रही है। अभी हम देखेंगे कि एसआईपी और लमसम ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे लोगों को कि हम एक साथ पैसे किसी स्टॉक में डाल दें लॉन्ग टर्म के लिए या फिर थोड़े थोड़े करके ऐड करें, जिसे हम एसआईपी कहते हैं। तो एसआईपी हमें बिहेवियर मैनेजमेंट दिखाता है, जबकि लमसम टाइमिंग डिपेंडेंट होता है। लमसम से पैसा बनाना इजी है लेकिन लमसम इन्वेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि मार्केट कब तक गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा। तो मेरे हिसाब से तो एसआईपी आपको मार्केट में रखेगी, टिकाएगी आपको, क्योंकि आप थोड़ा 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 पार्ट्स में बाय करते रहोगे। सो एसआईपी और लमसम में से अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं एसआईपी को ही सिलेक्ट करूँगी। अब हम देखेंगे कुछ एसआईपी से रिलेटेड मिथ्स है। मिथ नंबर 1, एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए होती है, जो बिल्कुल गलत है। एसआईपी स्टॉक्स के लिए भी हम कर सकते हैं। मिथ नंबर 2, एसआईपी महंगे स्टॉक में नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एसआईपी आप किसी भी स्टॉक में स्टार्ट कर सकते हो। मिथ नंबर 3, मार्केट हाई हो तो एसआईपी बंद। मार्केट हाई लगती है इसलिए ही एसआईपी ज़रूरी होती है। सो मार्केट अप है या डाउन है ये आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ एसआईपी को फॉलो करनी चाहिए। अब एसआईपी कब फेल हो जाती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। एसआईपी तब फेल हो जाती है जब बिजनेस साइक्लिक हो, अर्निंग्स वॉलेटाइल हो, स्टेडीली इंक्रीज नहीं हो रही हो, हमें अपनी स्टोरी पे भरोसा नहीं हो। हमने एक बार इन्वेस्ट कर लिया, फिर स्टॉक प्राइस अगर नीचे चला गया तो अगर हमें उसकी पूरी ग्रोथ स्टोरी के ऊपर भरोसा नहीं है वो पर्टिकुलर स्टॉक की, तो फिर हम उसमें एसआईपी नहीं कर सकते और फिर वो सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। और जब भी स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन हो तब हमें उसमें एसआईपी नहीं करनी चाहिए। राइट, एसआईपी गलत स्टॉक में अगर की गई तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आप एक तरह का स्लो पॉइजन का वो काम करेगी। सो आपको इससे अलर्ट रहना होगा।
अब हम थोड़ा रियल इन्वेस्टर साइकोलॉजी भी देख लेते हैं कि मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगी, कभी ग्रीड से, कभी फियर से। एसआईपी का असली काम रिटर्न देना नहीं है, आपको इमोशनल इन्वेस्टर से रैशनल इन्वेस्टर बनाना है। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आज मार्केट ऊपर गया कि नीचे गया। आपकी जब भी एक फिक्स डेट आई, आपको उतने पैसे उतने पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर डाल देने हैं, चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो। अब हम देखेंगे कि इन विच स्टॉक्स कैन एसआईपी बी डन, कौन से स्टॉक्स में एसआईपी की जा सकती है, उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। एसआईपी स्टॉक का नाम नहीं देखती है, एसआईपी स्टॉक का नेचर देखती है। तो नेचर वाइज मैंने कुछ कुछ कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट एग्जांपल है कंजम्पशन और डेली नीड स्टॉक्स। सबसे सेफ एसआईपी कैटेगरी है। रोज़ की डिमांड है, इकोनॉमिक स्लो डाउन में भी सेल्स इसकी बरकरार रहेगी, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो है। इसके एग्जांपल लिखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, आईटीसी एक्सेट्रा। ये मैंने सिर्फ 2-3 लिखे हैं, आप अपने हिसाब से फंडामेंटली चेक करके स्टार्ट कर सकते हो। तो लोग मार्केट गिरे या तो बढ़े, टूथपेस्ट, सोप, सिगरेट, फूड ये सब लेना बंद नहीं करते हैं। इसीलिए इन कंपनीज़ के अर्निंग्स ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। और इसमें फिर एसआईपी कैसे काम करती है, तो क्योंकि ये इसमें स्टेबल ग्रोथ होता है, सरप्राइजेस कम होती है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन द सेकंड एग्जांपल इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लीडर्स, क्वालिटी ओनली। इनका नेचर कैसा होता है, ये इकोनॉमी के साथ ग्रो करते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट डिमांड रहती है, मार्केट लीडर्स को बेनिफिट सबसे ज़्यादा और जल्दी मिलता है। एग्जाम्पल्स है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई। इंडिया ग्रो करेगा तो बैंक्स भी ग्रो करेंगे। हर बैंक एसआईपी के लिए लायक नहीं होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ लीडर्स को हमें सिलेक्ट करना है जिनकी बैलेंस शीट एकदम स्ट्रांग हो, कंसिस्टेंट आरओई हो और एनपीएस पूरे फुल कंट्रोल हो। ऐसा नहीं कि एनपीए बहुत बढ़ रहे या तो घट रहे, वॉलेटाइल नहीं, हमें कंट्रोल में चाहिए, या तो स्टेडीली होने चाहिए या तो कम होने चाहिए। तो एक इसमें होगा जो लीडर्स बैंक है, उसी में हमें जाना चाहिए अगर हम एसआईपी का सोच रहे हैं तो। देन आईटी एंड डिजिटल ग्रोथ कंपनीज, इनका नेचर कैसा होता है, ये लॉन्ग टर्म डिजिटल ट्रेंड बरकरार रहने वाला है, इनके ग्लोबल क्लाइंट्स रहते हैं, कैश रिच बिजनेस है। एग्जांपल्स टीसीएस, इन्फोसिस। तो टेक्नोलॉजी कोई फैशन नहीं है जो आ जाएगी और चली जाएगी, ये एक नेसेसिटी बन चुकी है। शॉर्ट टर्म स्लो डाउन आता रहेगा पर लॉन्ग टर्म में डिमांड इंटैक्ट रहती है ऐसे सेगमेंट की। इसमें एसआईपी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अर्निंग साइकिल स्मूथ हो जाती है इनकी और वॉलेटिलिटी का बेनिफिट हमें मिलता रहता है, राइट। अभी हम देखेंगे तो इन्फोसिस, टीसीएस गिरे हैं एकदम, तो ऐसा नहीं कि वो गिरे ही रहेंगे, वो उनका अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी एकदम स्ट्रांग है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो ऊपर आने वाला ही है। तो ऐसे स्टॉक में हमें एसआईपी से इन्वेस्ट करना सेफ रहता है। देन कैपिटल गुड्स और इंफ्रा लीडर्स, ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे हो जाएगा, तो लेकिन देखते हैं हम इनका नेचर कैसा होता है। ये गवर्नमेंट कैपेक्स डिपेंडेंट रहता है, ऑर्डर बुक ड्रिवन ग्रोथ इनकी रहती है, ये भी साइक्लिकल है लेकिन पावरफुल है। एग्जांपल अपना एलएनटी, सीमेंट्स इंडिया, ये सब। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरनाइट नहीं बनती है, पर जब बनता है तो फिर सालों का ऑर्डर बुक देता रहता है। अब इसमें हमें एसआईपी कैसे करनी चाहिए, तो इसमें लॉन्ग होरिजन तो एक रखना होगा, 7 से 10 से 12-15 साल का, और इसमें वॉलेटिलिटी आपको बहुत मिलेगी, लेकिन वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है। अगर आप ये कर सकते हो तो ये सेगमेंट आपके लिए ओके है। देन द लास्ट वन इज़ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इनका नेचर कैसा रहता है, राइजिंग इनकम प्ले रहती है, ब्रांड पावर रहता है, जैसे कि एशियन पेंट, टाइटन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोग लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करते रहते हैं। तो अगर ब्रांड स्ट्रांग है तो ये सबकी प्राइसिंग पावर भी स्ट्रांग होती है और उनका एक मार्केट के ऊपर कंट्रोल सा रहता है, राइट। तो ये सेफ कैटेगरी में आ जाता है। तो ये हमने देख ली 5 कैटेगरी के जिसमें आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देके एसआईपी चालू कर सकते हो। 1 स्टॉक 1 एसआईपी जो हमने आगे देखा वैसे। अब कौन से स्टॉक में एसआईपी नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड एसआईपी इन पेनी स्टॉक्स, हाईली साइक्लिकल मेटल्स, टर्न अराउंड स्टोरीज। टर्न अराउंड के उसके ऊपर है कि हमें नहीं करना चाहिए कि भाई ये आज नहीं तो कल जाके टर्न अराउंड होगा, तो ऐसे में एसआईपी में नहीं जाना चाहिए। देन ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स और सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी, कोई एक ही प्रोडक्ट के ऊपर वो कंपनी की डिपेंडेंसी है, तो आगे चल के कुछ रूल्स आ गए या कुछ भी इम्पैक्ट आया तो उसकी बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आ सकता है। तो ऐसे सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी वाली कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए।
राइट। हर स्टॉक में एवरेज करना वो एसआईपी नहीं होता है, कभी कभी वो लॉस को और लंबा करना हो जाता है उसमें, तो हमें उससे बचना चाहिए। राइट। एसआईपी का काम ये नहीं है कि आप हर स्टॉक में पैसा डालो, एसआईपी का काम ये है कि आप सही स्टॉक में ज़्यादा टाइम तक बने रहो। राइट। वेल्थ वैसे भी ओवरनाइट नहीं बनती है, लेकिन ओवरनाइट जो डिसीजंस हम ले सकते हैं उससे वो डिस्ट्रॉय ज़रूर हो सकती है। एसआईपी स्लो है, बोरिंग है, एक्साइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए सिर्फ एसआईपी ही अपना काम करती है वेल्थ क्रिएशन का। राइट। मार्केट का काम है हमें डिस्ट्रैक्ट करना, लेकिन इन्वेस्टर का काम है डिसिप्लिन को अच्छे से फॉलो करना। अगर आप मार्केट में शोर से दूर रहना चाहते हो तो फिर एसआईपी को अपना दोस्त बना सकते हो। हमारी देख लेते हैं कि हमें कौन सी कैटेगरी में एसआईपी करनी चाहिए। तो जिनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो, प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स हो, क्लीन मैनेजमेंट हो और लॉन्ग टर्म डिमांड हो, वैसे स्टॉक में हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। किस में हमें नहीं करनी चाहिए? स्टोरी बेस्ड, शॉर्ट टर्म हाइप, हाई डेप्थ वाली कंपनीज और जिसका फ्यूचर ही क्लियर ना हो, ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में एसआईपी करनी है तो कौन से अकाउंट्स में करें तो बेटर है। तो उसके लिए नॉर्मल डीमेट यूज़ करना चाहिए, या बच्चों के नाम पे डीमेट अलग से ओपन करवाना चाहिए, या तो फिर हफ अकाउंट, कौन सा बेहतर रहेगा। राइट। अभी देखो, अकाउंट का नाम रिटर्न डिसाइड नहीं करता है, और टैक्स और गोल उससे ही डिसाइड होगा, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं तीनों के ऊपर से। तो सबसे पहले है नॉर्मल इंडिविजुअल डीमेट। एक सबसे सिंपल और फ्लेक्सिबल है। ये कब बेस्ट है? एसआईपी आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, रिटायरमेंट के लिए या तो वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो आपको उसके ऊपर फुल कंट्रोल चाहिए, तो इसके लिए ये नॉर्मल इंडिविजुअल डीमेट अकाउंट अलग से आपको बनाना पड़ेगा। मतलब कि आप रेगुलर ट्रेडिंग जिसमें कर रहे हो तो उसके सिवा एक अलग से एसआईपी वाला डीमेट आपको बनाए तो बेटर है। अगर आप इसमें के एडवांटेजेस क्या है कि इसमें आपका फुल कंट्रोल रहता है, आप कभी भी बाई सेल कर सकते हो अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो। टैक्स प्लानिंग इजी हो जाती है, एसआईपी को आप मॉडिफाई कर सकते हो या तो स्टॉप भी कर सकते हो, और नो लीगल कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं आ सकती है क्योंकि आपका अकेले का कंट्रोल है उसके ऊपर। अब इसमें लिमिटेशन भी है कि सब इनकम आपके टैक्स स्लैब में ऐड हो जाएगी, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब ऐसे अकाउंट का बेस्ट यूज़ कब होगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा, लॉन्ग टर्म में आप एसआईपी करना चाहोगे और आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, तो फिर ये बिगिनर्स के लिए तो ये नंबर 1 चॉइस है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। अभी बच्चों के नाम पे भी डीमेट अगर हम ओपन करें लॉन्ग टर्म गोल बेस पे तो भी वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनर के नाम पे डीमेट ओपन करना होगा तो फिर एज अ गार्डियन आपका ही नाम उसमें आएगा, आपके थ्रू ही होगा। अब ये कब मीनिंगफुल है? अगर आपका गोल 10-15 साल का हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के मैरिज के लिए या तो उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म एसआईपी अगर आप करने का सोच रहे हो तो उसके लिए ये अकाउंट सही रहेगा। अभी इसके एडवांटेज क्या है कि गोल क्लियरली डिफाइंड रहेगा कि भाई मुझे 15 साल बाद मेरे बच्चे की, 20 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए जाना है, 25 साल बाद उसकी शादी करनी है, ऐसा लॉन्ग टर्म गोल रहेगा तो उसके लिए ये अच्छा है। और इसमें क्या होगा कि पैसा इमोशनल मिसयूज से दूर रहेगा। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आ गई तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं उसमें से अमाउंट निकाल लूँ। नो, बच्चों के लिए है तो एक थोड़ा वो मिसयूज नहीं होगा, उतना पैसा सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का आपको इम्पैक्ट मिलेगा। अब इसमें ड्रॉबैक्स भी है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा इमोशन लेस होके ये सुनना और समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बन के। इसमें क्या होगा कि टैक्स आपके नाम से क्लब हो जाएगा, वो एक पॉइंट है। फिर बच्चा जब 18+ का हो जाएगा, 18+ का हो जाएगा तो फुल ओनरशिप उसको मिल जाएगी, आप अपना कंट्रोल उसके ऊपर से लूज़ कर सकोगे, फिर उसको जो करना है वो अपने पैसों का कर सकेगा, और फिर फ्रीक्वेंट एसआईपी का एडजस्टमेंट इसमें मुश्किल हो जाएगा। तो ये पॉइंट अभी आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ध्यान में रखने के बाद ही आपको ये डिसाइड करना रहेगा कि बच्चों के नाम पे डीमेट अलग से खोल के उसमें पैसे डालने चाहिए या फिर उसका कंट्रोल आपके पास ही रखना चाहिए। राइट। देन द थर्ड वन इज़ हफ अकाउंट। हफ अकाउंट हस्बैंड वाइफ दोनों का कंबाइन एक अकाउंट बना सकते हैं जिसके हमें टैक्स में राहत मिल सकती है।
अब ये क्या होता है कि फैमिली का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट पान बनता है और सेपरेट टैक्स स्लैब में कंसिडर किया जाता है। अब ये कब बेस्ट है, जब फैमिली वेल्थ बिल्ड करनी हो, आपको लॉन्ग टर्म एसआईपी और टैक्स प्लानिंग करनी हो, राइट, और आप दोनों का मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों का कैपिटल प्रिजर्वेशन का माइंडसेट हो तो ही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी इसका एडवांटेज क्या है, तो सेपरेट टैक्स लिमिट आपको मिल जाएगी, इनकम स्प्लिट हो जाती है दोनों की। लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए ये पावरफुल है और डिसिप्लिन बना रहता है। डिसिप्लिन क्यों बना रहता है, क्योंकि दोनों का कंबाइंड अकाउंट है तो दोनों को मतलब पता चलेगा कि वो अकाउंट में क्या हो रहा है, राइट। अभी इसके लिमिटेशंस भी है कुछ, सेटअप और कंप्लायंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिसीजन सबके इंटरेस्ट में लेना पड़ता है। मतलब अगर मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का मिलके एक हब अकाउंट हमने ओपन किया है, राइट, अभी मुझे किसी स्टॉक में एसआईपी नहीं करनी है और मेरे हस्बैंड को करनी है, तो ये सब दोनों का इंटरेस्ट मैच होगा तो ही फिर ये वर्क करेगा। वो सब थोड़ा अलग हो जाएगा, तो ये भी एक पॉइंट है। और एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कब रहेगी, क्योंकि दोनों की परमिशन लगेगी ना फिर इसके लिए। तो हफ एसआईपी ग्रोथ के लिए नहीं है, हफ एक टैक्स एफिशिएंसी और फैमिली डिसिप्लिन के लिए ठीक रहेगा, राइट। जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स है वो इसके बारे में सोच सकते हैं। बिगिनर्स के लिए तो जो नॉर्मल अलग से अपने नाम का डीमेट रहेगा वही बेस्ट रहेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर मेरा फाइनल वर्डिक्ट दे दूँ, तो अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में एसआईपी करना चाहते हो तो प्राइमरी एसआईपी के लिए इंडिविजुअल डिमेट, स्पेसिफिक चाइल्ड गोल के लिए चाइल्ड डिमेट लिमिटेड अमाउंट के लिए आप कर सकते हो, और टैक्स और फैमिली वेल्थ के लिए आप हफ थोड़ा एडवांस स्टेज में जाके कर सकते हो, राइट। तो एसआईपी का सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप वो होता है जिसमें कंट्रोल, क्लैरिटी और डिसिप्लिन तीनों हो। अभी आपको देखना है कि ये तीनों में से कौन सा आपको मैच करेगा। तो आज हमने ये क्लियर कर लिया कि एसआईपी हर स्टॉक के लिए नहीं होती है, एसआईपी सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिजनेस के लिए होती है। एसआईपी हर डीमेट के लिए भी नहीं होती है, एसआईपी उस डीमेट में होनी चाहिए जहां कंट्रोल, क्लैरिटी और डिसिप्लिन तीनों हो। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंडिविजुअल डीमेट बेस्ट है। अगर गोल बच्चा है तो चाइल्ड डीमेट लिमिटेड अमाउंट के लिए सही है, और अगर फैमिली वेल्थ और टैक्स प्लानिंग सोच रहे हो तो हफ एक पावरफुल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एसआईपी का रिजल्ट डीमेट का नाम डिसाइड नहीं करता है। एसआईपी का रिजल्ट ये डिसाइड करता है कि कितने साल तक आप बिना डरे इन्वेस्ट कर पाते हो। मार्केट गिरेगी, मार्केट बढ़ेगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो इन्वेस्टर डिसिप्लिन नहीं होता है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं तोड़ता है, वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो एसआईपी का मैजिक टाइमिंग में नहीं होता है, एसआईपी का मैजिक पेशेंस में होता है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप कौन से स्टॉक में एसआईपी स्टार्ट करने वाले हो। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।